डियर स्टूडेंट, आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। इट मीन्स कि किसी सेल का भी कोई रेजिस्टेंस हो सकता है, हम ये डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो सेल के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो सेल हमारा इलेक्ट्रोलाइट सेल होगा। इट मीन्स लिक्विड सेल के नाम से भी इसे जानते हैं या केमिकल से बनेगा। इसका एक एग्जाम्पल देते हैं कि इस लिक्विड को हम ले रहे हैं, या तो हम यहाँ पर जो लिक्विड सेल लेंगे उसमें हम CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट का लिक्विड कंसीडर करते हैं। व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, हम इसके बारे में अब डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जरूरत क्या है, क्या नीड है, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, तो पहले ये समझ लीजिए। सर्किट का रेजिस्टेंस तो आपने कई बार पढ़ रखा है कि आपने वायर को कनेक्ट किया बैटरी से और वायर में जो रेजिस्टेंस है उसको हम कैपिटल R से डिनोट कर देते हैं। इवन इस चीज को आपने क्लास 10th में भी पढ़ा रखा है। बट इंटरनल रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट यहां पर इसलिए आता है क्योंकि इससे रिलेटेड एक टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन EMF, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल ऑफ द सेल। यानी इन तीन के बीच में अगर हम क्या करते हैं, रिलेशन निकालते हैं, तो वहां पर हमें इंटरनल रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ती है। और रिलेशन जो है वो है B = E - IR, जो इसके बाद का टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। बट वहां पर हमें इंटरनल रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट अचानक से मिल जाता है, तो हम उससे पहले ये देख लेते हैं कि व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस, होता क्या है, कहां से जनरेट हुआ, क्या ये किसी वायर में ही है कि अनदर टाइप का है, तो वो हम यहां पर देख लेते हैं। जो आपको बोर्ड में इसके डेफिनेशन लिखनी है वो या नोट्स में लिखनी है वो क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल। यानी कि एक रेजिस्टेंस है जो खुद सेल ही क्या कर रहा है, ऑफर कर रहा है। जिस सेल से आप करंट पोटेंशियल गेन कर रहे हैं वो सेल ही क्या कर रहा है, एक रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। और वो रेजिस्टेंस किस तरह से ऑफर कर रहा है, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट आपका सोल्यूशन हो गया। जिस लिक्विड सेल की बात हम कर रहे हैं उस लिक्विड सेल में जो केमिकल डाला गया वो है आपका इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल, कौन ऑफर कर रहा है, सोल्यूशन, लिक्विड सोल्यूशन यानी केमिकल। लिक्विड सोल्यूशन इट मींस इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल टू द फ्लो ऑफ करंट। अब यहां पर करंट फ्लो कर रहा है, कहां से कहां तक, बिटवीन इट्स इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स आप जानते हैं कैथोड एंड एनोड हम लिक्विड सेल में यूज करते हैं। आप कैथोड से एनोड के बीच में करंट फ्लो करा रहे हैं और उसी टाइम पर क्या कर रहा है, जो सेल है वो उस करंट को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक जाने से रोक रहा है। यानी कि जब ये रुकावट आ रही है दैट इज कॉल्ड, ये क्या है आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल का। अब इसको हम समझते हैं कैसे है ये। सपोज हमने क्या किया, कंटेनर लिया बीकर और इसमें आप क्या कर रहे हैं, लिक्विड ले रहे हैं, यानी जो सोल्यूशन है आपका वो सोल्यूशन है CuSO4 का। क्योंकि ये आयंस में बड़े आसानी से ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक भी करेंगे तो Cu++ एंड SO4 ये आपका है। अब हम यहां ये क्या देखते हैं कि जब हमारे पास ये आयंस डिवाइड हो गए तो ऐसी सिचुएशन में, डिवाइड तो पहले नहीं हुआ, पहले हमने क्या किया, इसमें लिक्विड रखा CuSO4, देन इसमें हमने दो इलेक्ट्रोड इंसर्ट करा दिया। ये रहा आपका इलेक्ट्रोड, एक आपका कैथोड है, दूसरा एनोड है। और इसको आप क्या कहते हैं, पॉजिटिव आयंस को कैटायन और नेगेटिव को एनायन कहते हैं। अब हमें यहां यह ध्यान रखना है कि हमें इन दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट करना है। ये हमने कनेक्ट कर दिया। ये अब हम क्या दिखा रहे हैं कि सपोज ये हमारा हायर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल है। अगर ये हायर है तो यहां भी ये हायर ही होगा और ये लोअर है तो ये लोअर ही होगा। और इन दो टर्मिनल के बीच में हमें क्या करना है, करंट को फ्लो कराना है। अब करंट कैसे फ्लो करेगा, जब तक चार्ज या आयंस मूव नहीं करेंगे करंट नहीं फ्लो होगा। ध्यान से देखिए, जनरली जो करंट होता है आपका वो पॉजिटिव टर्मिनल से चल करके किधर जाता है, नेगेटिव टर्मिनल तक। ये हो गया। ये हम देख रहे हैं इस स्ट्रक्चर के ऊपर का पार्ट, यानी सेल के बाहर का ये टर्मिनल से अटैच एक वायर है। वायर में हमने एक बल्ब भी लगा दिया जिससे बल्ब के जलने से हमें यह पता चले कि हाँ करंट फ्लो कर रहा है। बट अब यहां पर यह प्रॉब्लम है कि ऊपर तो करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर है, ये हमने देखा, यानी कि हायर टू लोअर। नीचे क्या हो रहा है, नीचे आपके पास यहां पर पॉजिटिव टर्मिनल है, यहां आपका नेगेटिव टर्मिनल है। नेगेटिव को आप लोअर और पॉजिटिव को हायर पोटेंशियल भी कहते हैं। ये आपका हायर
पोटेंशियल हो जाएगा और ये वाला आपका लोअर पोटेंशियल हो जाएगा। आपको यहां क्लियर दिख रहा है कि यहां पर हमारे पास क्या है, एक हायर पोटेंशियल है और एक लोअर पोटेंशियल है। जब हमने यहां पर देखा कि एक हायर पोटेंशियल और एक लोअर पोटेंशियल है, यानी कि एक इलेक्ट्रोड के साथ है और दूसरा भी इलेक्ट्रोड है, जिसमें एक आपका कैथोड और दूसरा एनोड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो हम यहां पर ये देखेंगे कि जो आयंस है, आयंस आपके कहां पर हैं, ये रहे Cu डबल प्लस और SO4 डबल माइनस। इट मीन्स ये पॉजिटिव आयन, ये निगेटिव आयन। जब पॉजिटिव आयन मूव करता है तो पॉजिटिव आयन किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में मूव करेगा, और निगेटिव जब मूव करेगा तो निगेटिव के बारे में हम डिस्कस करते हैं। जो आपका पॉजिटिव है वो क्या करेगा, लोअर से चलना शुरू करेगा और लोअर से किधर की ओर जाएगा, हायर की ओर, इधर हायर की ओर, ताकि ये पॉजिटिव इधर से इधर होते हुए क्या करे, पॉजिटिव चार्ज इधर की ओर, यानी पॉजिटिव आयंस इधर की ओर मूव करे। हम ये जानते हैं जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव आयंस मूव करते हैं उधर ही करंट मिलता है। यानी इनसाइड आप क्या देख रहे हैं, इनसाइड यानी बैटरी के यानी सेल के अंदर का पार्ट ये देख रहे हैं कि जो पॉजिटिव आयंस है किसके, Cu डबल प्लस वाले, वो किस इलेक्ट्रोड पे जा रहा है, हायर पोटेंशियल पर जा रहा है, लोअर टू हायर। और जब बात आती है कि फिर निगेटिव आयन किधर जाएंगे, तो निगेटिव जस्ट इसके अपोजिट हायर टू लोअर की ओर जाएंगे। तो नीचे का प्रोसेस क्या है, एक दूसरे के अगेंस्ट में, यानी पॉजिटिव जो है वो इस डायरेक्शन में और निगेटिव इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। कुछ न्यूट्रल एटम भी होंगे अंदर जो किसी से कोई मतलब नहीं रखेंगे, बट ये जितने भी आयन्स हैं, हमने यहां पर ये देखा कि ये आयन एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव से निगेटिव की ओर मूव कर रहे हैं। तो जब हम ये देख रहे हैं कि पॉजिटिव से निगेटिव की ओर ये आयंस मूव कर रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हमने क्या देखा कि न्यूट्रल एटम जो है कहीं ना कहीं वो रुकावट जनरेट कर रहे हैं, यानी इन चार्ज पार्टिकल्स को या आयंस को मूव करने नहीं दे रहे हैं। अब ऐसी सिचुएशन में हम ये भी जानते हैं, इससे पहले के प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ रखा है कि अगर किसी कंडक्टर की बात की जाती तो कंडक्टर में हम लोग क्या जानते हैं कि केवल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में मूव करते हैं। बट इस इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम क्या देखते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस दोनों मूव करते हैं और दोनों के मूवमेंट से हमें क्या मिलता है, करंट मिलता है। लेकिन मूवमेंट में भी वो एक दूसरे से टकरा सकते हैं, कोलिजन कर सकते हैं, न्यूट्रल एटम से भी कोलिजन कर सकते हैं। तो जो कोलिजन है, यानी ये जो आयंस है जब ये मूव कर रहे हैं एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक करंट जनरेट करने के लिए, तो अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, अंदर हमें देखने को मिलता है कि हमारे पास बहुत सारे सेम पार्टिकल हैं, बहुत सारे न्यूट्रल एटम हैं, जिनसे ये पार्टिकल यानी ये जो आयंस है टकरा जाते हैं, कोलाइड कर जाते हैं। इस कोलिजन में कहीं ना कहीं टाइम गैप जनरेट हो जाता है और कोलिजन से स्पीड में भी चेंजिंग आ जाती है, किनके, इन आयंस में। तो इनके जो मूवमेंट में जो ये आप कह सकते हैं अपोज आ रहा है, या मोशन में जो अपोज या रेजिस्टेंस जनरेट हो रहा है, वही आपका जो रुकावट है, वही कोलिजन जो है रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करने लगता है, यानी करंट को फ्लो करने से रोकता है या कम करता है। तो ये जो अंदर कोलिजन हो रहा है ड्यू टू न्यूट्रल एटम और या फिर आयंस आपस में ही टकरा रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, स्मॉल आर। अब ये बात आती है, क्या इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर कुछ फैक्टर पे डिपेंड करता है, क्या इसकी वैल्यू को हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं? तो उसके लिए 5 पॉइंट्स हैं जो हम लोग यहां डिस्कस करने वाले हैं, डिपेंडेंसी ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। तो सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट है कि आपने जो इलेक्ट्रोलाइट ले रखा है, इट मींस नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट वो कैसा है, उसमें नंबर ऑफ आयंस कैसे हैं, पॉजिटिव आयंस कैसे हैं, कितने हैं, नेगेटिव आयंस कितने हैं। जितने ज्यादा आयंस होंगे या जितने नंबर ऑफ आयंस होंगे उतना ही चेंजिंग किस में आएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस में। जितना ज्यादा अंदर कोलिजन होगा उतना ही ज्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, आपका इंक्रीज हो जाएगा। वो भी डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ आयंस आपके ज्यादा हैं या कम है। अब सेकेंड डिपेंडेंसी इंटरनल रेजिस्टेंस की है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कंसंट्रेशन का बात जब आता है तो हम यही डिस्कस करते हैं
कि कंसंट्रेशन का मतलब है कि आपने जो इलेक्ट्रोलाइट ले रखा है उसमें नंबर ऑफ आयंस की मिक्सिंग कितनी है। इफ द नंबर ऑफ आयंस आर ग्रेटर एंड इन दैट सिचुएशन कोलिजन आर आल्सो ग्रेटर, इट मींस कोलिजन अगर ज्यादा है देन वी कैन से दैट इंटरनल रेजिस्टेंस आल्सो ग्रेटर ही होगा। ठीक है। देन थर्ड केस हम क्या देखते हैं, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स। आपके दो इलेक्ट्रोड के बीच का जो डिस्टेंस है वो इतना है। ध्यान से देखिए, अगर ये डिस्टेंस कम होता तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक आयन को जाने में कम टाइम यूटिलाइज करना पड़ता और वो शायद बहुत ही स्पीडली, बहुत जल्दी से, डिस्टेंस कम होने की वजह से एक से दूसरे यानी हायर टू लोअर पोटेंशियल पहुंच जाते। इफ इनका रीच जो है, इट मींस अगर हम डिस्कस करें कि जो आयंस है उनका रीच एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक बहुत ही फास्ट है या डिस्टेंस कम होने की वजह से टाइम गैप कम है, इसका मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस भी आपका क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अगर आप डिस्टेंस ज्यादा कर देते हैं, इट मींस एक रॉड आपका यहां पे है, दूसरा रॉड आपका यहां पे है, तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव से निगेटिव तक या हायर टू लोअर तक किसी भी आयन को जाने में टाइम ज्यादा लगेगा और ये टाइम क्या बन रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस बन रहा है। यानी दो टर्मिनल के बीच, दो इलेक्ट्रोड के बीच डिस्टेंस जितना ज्यादा उतना ही ज्यादा आपका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। देन अगर हम बात करें फोर्थ पॉइंट पे, इट वेरीज इनवर्सली एज कॉमन एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स इमर्स इन द इलेक्ट्रोलाइट। जिस सोल्यूशन की बात की जा रही है उस सोल्यूशन में हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रोड यहां से लेकर के यहां तक पूरा इमर्स है, यहां से लेकर के यहां तक पूरा क्या है, इमर्स है, डूबा हुआ है उस इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं तो कॉमन एरिया है दोनों का, दोनों इतना ज्यादा डूबा हुआ। अगर इन दोनों की कॉमन एरिया ज्यादा से ज्यादा क्या है, इस लिक्विड के अंदर है, इस लिक्विड के अंदर है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा कि कम होगा, सोचने वाली बात है। तो हम यहां पर डिस्कस कर दें, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोड अंदर इमर्स है उतना ही कम आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है, यानी कॉमन एरिया, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉमन एरिया which is immersed in the electrolyte liquid। ऐसा क्यों हम कह रहे हैं, समझिए, जितना ज्यादा एरिया अंदर लिक्विड के इमर्स होगा यानी डूबा होगा उतने ही ज्यादा नंबर ऑफ आयंस तुरंत क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रोड को कैप्चर करेंगे। इट मींस उनकी रीच क्या है, बढ़ जाएगी। अब पता चला कि केवल इतना ही एरिया इमर्स है तो इसमें 4 या 6 ही आयंस क्या हो सकते हैं, पहुंच सकते हैं किसके पास, इलेक्ट्रोड के पास। बट आपने बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोड क्या रखा है, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के अंदर डुबा करके रखा है। इट मींस नंबर ऑफ आयंस बहुत जल्दी क्या करेंगे, उस इलेक्ट्रोड पे पहुंच सकते हैं। और इतने ज्यादा अगर नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस इलेक्ट्रोड तक अपनी रीच पहुंचा रहे हैं, यानी अपने आप को पहुंचा दे रहे हैं, तो उससे हमें यह क्लियर हो रहा है कि कहीं ना कहीं इंटरनल रेजिस्टेंस आपका कम हो रहा है, यानी पार्टिकल या आयंस रुक नहीं रहे हैं, वो जल्दी हायर या लोअर टर्मिनल पे या पोटेंशियल पे पहुंच जा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जब आयंस पहुंच जा रहे हैं कम समय में ही, उनको डेस्टिनेशन पॉइंट पे पहुंचने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही क्योंकि डेस्टिनेशन पॉइंट का एरिया काफी बड़ा है, उनको एक दूसरे से कोलिजन भी नहीं करना पड़ रहा। भाई एक चार्ज यहां आया, एक आयन यहां आया, तो बाकी आयन ऊपर भी तो जा सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में कोलिजन भी कम हो गया क्योंकि ये कॉमन एरिया जो डूबा हुआ एरिया है वो क्या है, आपका ज्यादा है। तो कोलिजन कम होने की वजह से हम कहेंगे कि ये जो आर है वो आपका कम हो जाता है, यानी आयंस को कोई कोलिजन नहीं मिल रहा, वो नहीं रुकेंगे। फिफ्थ पॉइंट, इट इंक्रीज विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, अंदर का इंटरनल रेजिस्टेंस आपका क्या होता है, इंक्रीज करता है। इंटरनल रेजिस्टेंस विल इंक्रीज व्हेन टेम्परेचर डिक्रीज, व्हेन टेम्परेचर डिक्रीज। किसका टेम्परेचर, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का। इट मींस अगर हम टेम्परेचर को डाउन कर दें
तो जो आयंस के पास काइनेटिक एनर्जी थी वो डिक्रीज हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी के डिक्रीज होने से आयंस का मोशन, आयंस की स्पीड भी डिक्रीज हो जाएगी। फिर वही केस आ गया, यानी मोशन को आपने कम कर दिया, आयंस की स्पीड को कम कर दिया, आयंस जा भी रहे हैं, अगर किसी और से टकरा जाते हैं, न्यूट्रल एटम से भी टकरा जाते हैं, कोलिजन हो जाता है, तो स्पीड तो ऑलरेडी कम भी थी, और एक तो कोलिजन भी आपने करा दिया। तो ऐसी सिचुएशन में जो रीच है नंबर ऑफ आयंस का अपने इलेक्ट्रोड तक, वो भी डिक्रीज हो गया। तो रीच अगर डिक्रीज हो रहा है, इट मींस नंबर ऑफ आयंस नहीं पहुंच पा रहे हैं हायर टू लोअर या लोअर टू हायर इन एनी सिचुएशन, इट मींस रेजिस्टेंस आपका क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो रेजिस्टेंस आपका क्या है यहां पर, टेम्परेचर के डिक्रीज होने पर ये आपका इंक्रीज होता है, बढ़ता है। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा दें, इंक्रीज कर दें, काइनेटिक एनर्जी आयन की बढ़ जाएगी, वो और फास्ट मूव करने लगेंगे, और फास्ट मूवमेंट में क्या होगा, उनकी रीच तुरंत होने लगेगी, कहां तक, इलेक्ट्रोड तक। और अगर इलेक्ट्रोड तक होता है रीच जल्दी जल्दी, तो यानी इंटरनल रेजिस्टेंस फिर आपका डिक्रीज होने लगा। डिक्रीज तब हो रहा है जब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं आप। ये आपके कुछ कॉन्सेप्ट हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का क्या होता है, उसमें आप इतना अपने नोट में लिखेंगे डेफिनेशन कि ये ऑफर कौन करता है, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन ही ऑफर करता है। जब आप इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के अंदर दो इलेक्ट्रोड इंसर्ट करते हैं, कैथोड एक एनोड, और उनमें करंट फ्लो कराते हैं, तो जो अंदर वाले पार्ट में कोलिजन्स हो रहे हैं आयंस के, उनके आपस में या फिर न्यूट्रल एटम के साथ, वो कोलिजन ही क्या है, एक रेजिस्टेंस जनरेट कर रहे हैं। और इतने फैक्टर हैं, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कैसा आपने सोल्यूशन ले रखा है, कंसेंट्रेशन हो गया, जितना ज्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे उतना ही ज्यादा आपका कोलिजन भी यहां पर बढ़ेगा। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, दो इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस अगर ज्यादा है तो मूवमेंट यानी डिस्प्लेसमेंट कवर करने में समय लगेगा, रेजिस्टेंस आपका इंक्रीज हो जाएगा। देन आपने कितना कॉमन एरिया इमर्स करके रखा है, डुबा करके रखा है, जितना ज्यादा एरिया डूबा रहेगा उतना ज्यादा ही चार्ज की रीच हो जाएगी अपने इलेक्ट्रोड तक, इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाएंगे। देन लास्ट था आपका टेम्परेचर का केस, टेम्परेचर बढ़ा, इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीज हुआ, टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। देन अगर हम बात करें कि नया नया आपने कोई सेल बनाया, एकदम न्यू है, फ्रेश है, तो उस फ्रेश सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, समझिएगा, तो अब हम क्या कर रहे हैं कि यहां पर एक न्यू सेल बना रहे हैं, आपको एक कॉन्सेप्ट शो करना है। यहां पर हमारे पास एक न्यू इलेक्ट्रोलाइट सेल है, यहां तक आपका इलेक्ट्रोलाइट फिल है, और ये हमारे पास दो इलेक्ट्रोड हैं, एक कैथोड एक एनोड, कुछ पार्ट कुछ कॉमन एरिया इनका इमर्सल लिक्विड में। हमें यह ध्यान रखना है कि अभी इनके जो दोनों इलेक्ट्रोड हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं, इट मींस कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, यहां तक। अब ऐसी सिचुएशन में जब कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, तो अंदर जो हमारे पास यहां पर जितने भी आयन है पॉजिटिव और नेगेटिव, इनका रूम टेम्परेचर में मोशन तो हो रहा होगा, बट ये हायर टू लोअर, लोअर टू हायर पोटेंशियल मूवमेंट इतना ज्यादा नहीं कर रहे होंगे। इट मींस इंटरनल रेजिस्टेंस फ्रेश न्यूली मेड इलेक्ट्रिक सेल का इस समय बहुत कम है, बट ये इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। कब होता है वो देख लीजिए, जैसे ही आपने इनको कनेक्ट किया, यानी करंट का फ्लो स्टार्ट हुआ। करंट तभी फ्लो होगा जब सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज यानी पॉजिटिव आयन इस टर्मिनल पे आएंगे, निगेटिव इस टर्मिनल पे जाएंगे, निगेटिव करंट के अपोज में मोशन करेगा, पॉजिटिव करंट के सपोर्ट में मोशन करेगा। तो ऐसी सिचुएशन में हमें यह देखने को मिलता है कि अगर चार्ज का या आयंस का मोशन हो रहा है, तो हमें क्लियर हो गया कि वो नीचे यानी अंदर वाले पार्ट में इस साइड में आपस में कोलिजन भी कर रहे होंगे, और कोलिजन से क्या जनरेट होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस आपका अब क्या होगा, इस केस में इंक्रीज हो जाएगा। तो ये इसका एक स्पेशल केस था कि न्यूली मेड इलेक्ट्रिक सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, वो जब तक आप उसमें से करंट ड्रॉ नहीं करेंगे तब तक मिनिमम रहेगा। जैसे करंट आप उसमें से लेना शुरू करते हैं, फ्लो कराना शुरू करते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस भी बढ़ने लगता है ड्यू टू मोशन ऑफ आयंस। तो ये आपका टॉपिक जो है पूरा कंप्लीट हुआ, और हम लोग यहां पर ये देख रहे हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग कवर करने वाले हैं वो इससे रिलेटेड है, जहां पर हमें इंटरनल रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ने वाली है। तो इसलिए इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में जितना आपको अपने नोट्स में, अदरवाइज बोर्ड एग्जाम, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम
2023-24 सेशन में राइट करना है वो चीज हमने यहाँ पर दे दी है। डिपेंडेंसीज के कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर दे दिए हैं, स्पेशल केस भी हमने बता दिया। देन नेक्स्ट वीडियो जो इससे रिलेटेड आने वाली है उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको जो न्यू वीडियो अपलोड होने वाला है नेक्स्ट उसका नोटिफिकेशन मिल सके और बोर्ड की प्रिपरेशन विथ नोट्स आप कंप्लीट करते चलें।